क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग की अगर ABCD की बात करें तो प्रेमिस और कंक्लूजन वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब तक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की चीज नहीं समझ में आएगी। अजम्पशंस को पढ़ने के लिए वी हैव डन द ब्रिज मेथड, जो ऐसी बात कर रही है जो ना ही प्रेमिस ने कही है ना कंक्लूजन ने कही है। तो अगर आप चाहते हैं एक मेंटोर जिंदगी तो वहां पर आपको चाहिए ब्रिज मेथड। वोकैबुलरी, मीनिंग्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस पर बहुत ध्यान से फोकस करिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट नेक्सस फाउंडेशन 2026 बैच। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लॉजिकल रीजनिंग की आज की क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट केसलेट्स डिस्कशंस लेक्चर नंबर 4। तो प्रीवियस की क्लासेस जितनी भी हम लोगों ने करी है वहां पर हम लोगों ने फर्स्ट क्लासेस में समझा था, इनिशियल क्लासेस में वी हैव बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. So building the foundation of logical reasoning or critical reasoning takes you to understand the building blocks of logical reasoning. So as we have covered those building blocks, वहां पर हम लोगों ने समझा था कि what is exactly a premise and what is exactly a conclusion. इन दोनों चीजों का आपको बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग की अगर ABCD की बात करें तो प्रेमिस और कंक्लूजन वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझे बिना आप क्वेश्चंस में ना ही इन्फरेंस ढूंढ पाएंगे, ना ही असम्पशंस ढूंढ पाएंगे, ना स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ना वीकन कर पाएंगे, या जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो जब तक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की चीज नहीं समझ में आएगी। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये समझा था कि प्रेमिसेस होते हैं वो सारे स्टेटेड फैक्ट्स, वो सारे फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको आपके पैसेज में गिवन होते हैं। प्रेमिसेस को प्रॉपरली थॉरोली एनालाइज करके लॉजिकली जिस कंक्लूजन पर आप निकलते हैं, जिस निष्कर्ष पर आप आते हैं, जिस क्रक्स को आप आगे चल के कंक्लूड कर सकते हैं, अपने तथ्य पढ़ के, फैक्ट्स पढ़ के जिस चीज का आप एक सेफ कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, वो बन जाता है आपका कंक्लूजन। और इन दोनों की जो बीच की कड़ी होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बनता है एक ब्रिज, और वो ब्रिज किस चीज पर टिका है दैट वी हैव कवर्ड अगेन। दैट ब्रिज इज सॉइल्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ assumption. तो assumptions एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और assumptions हमने किया भी था पहले। assumptions को पढ़ने के लिए we have done the bridge method. तो bridge method ने हमें ये समझाया था कि हमें वही assumption पिक करनी चाहिए जो premise और conclusion के आसपास की बात करती हो। ऐसी कोई assumption नहीं पकड़नी है जो ऐसी बात कर रही है जो ना ही premise ने कही है ना conclusion ने कही है, क्योंकि अगर आप दूर की assumption पर जाएंगे तो वो मेंटोर जिंदगी नहीं होगी जो लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग चाहता है। वो होती है एक आम जिंदगी। तो अगर आप चाहते हैं एक मेंटोर जिंदगी तो वहां पर आपको चाहिए ब्रिज मेथड, जो आपको बताएगा कि प्रेमिस और कंक्लूजन के वोकैबुलरी, मीनिंग्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस पर बहुत ध्यान से फोकस करिए और अकॉर्डिंगली एक लॉजिकल गेस वर्क जो आप करेंगे वो आपको ले जाएगा एक कैलकुलेटेड गेस तक, जो बन जाता है आपका assumptions. So that is why assumptions are also called the calculated guess. What is that calculated guess? That calculated guess must revolve around your premises and your conclusion. तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस क्लासेस में, इसी को हम आज आगे लेके जाएंगे, जहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए। इस टॉपिक को ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत क्यों है? जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अजम्पशन का टॉपिक सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि अगर आपके अजम्पशन में आपका हाथ बैठ जाए तो आपको स्ट्रेंथनिंग वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प आउट होती है, आपको वीकनिंग वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प आउट होता है, साथ के साथ आपको फ्लॉ इन द रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प आउट होता है, और डायरेक्टली जो अजम्पशन वाले क्वेश्चंस हैं वहां पर भी आपको हेल्प आउट होता है। तो एक तीर से 4 निशाने हो जाते हैं। दैट इज व्हाई अजम्पशन को तो स्ट्रॉन्ग करना बनता है बॉस। कैसे करेंगे? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस टुडे। तो पहला सवाल इसका क्या है? मेन पैसेज क्या है, प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन, लेट अस अंडरस्टैंड। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंक्रीज करेंगे टैक्सेस किस पर? लग्जरी गुड्स। जितने भी लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे कि आपकी कार्स हो गई हैं, BMW है, Audi है, या जितने भी आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन पे सरकार टैक्स लगाने की सोच रही है।
कंक्लूजन क्या है, किस वजह से कर रही है, टू रिड्यूस द इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो रिच और पुअर के बीच में जो इनकम गैप है, जो पे डिस्पैरिटी है, जो इनकम डिस्पैरिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहां पर टैक्स लगाना चाह रहे हैं लग्जरी गुड्स पर। लग्जरी गुड्स कौन खरीदता है, रिच लोग खरीदते हैं। तो इस बात के पीछे ऑथर की क्या अजम्पशन रही होगी, क्या है वो कड़ी जो इन दोनों चीजों को जोड़ रही है। तो वो अजम्पशन है, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम पढ़ें, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि वेल्दी विल कंटिन्यू टू परचेज द लग्जरी गुड्स डिस्पाइट द टैक्स इंक्रीज, कि जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खरीदते चले जाएंगे। अगर वो खरीदते चले जाएंगे तो फिर तो यार ये पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा, फिर तो इनकम गैप को रिड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई असर ही नहीं होना है, तो कोई असर ही नहीं होगा इस प्रॉब्लम का, तो फिर ये सोल्यूशन हमने क्यों दिया है। तो इस केस में दिस इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन, नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। बी कहता है कि पुअर्स को बेनिफिट होगा डायरेक्टली टैक्स इंक्रीज से। बिल्कुल, टैक्स इंक्रीज किस पे किया हमने, रिच लोगों पे किया। क्यों, ताकि पुअर का भला हो। इनकम गैप है तो पुअर का ही भला करना है, तो पुअर का भला हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही असम्पशन में जा सकता है। सी कहता है कि टैक्स इंक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिडिल क्लास को। अब मिडिल क्लास यहां पर आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन है, क्योंकि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इशू इज नॉट अबाउट मिडिल क्लास, इट्स ओनली अबाउट रिच एंड पुअर, देयरफॉर सी इज आउट ऑफ स्कोप। डी ने कहा वेल्दी विल रिड्यूस देयर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स। बिल्कुल ठीक है, टैक्स इंक्रीज होगा तो वेल्दी विल रिड्यूस देयर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो प्रेमिस की बात है वो तो फिट हो गई कि टैक्स लगाएंगे लग्जरी गुड्स पे, टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो लोग स्पेंड करना कम कर देंगे। लेकिन इससे पुअर का कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कंक्लूजन का वो जो ब्रिज मेथड है वहां पर कंक्लूजन को डिस्कस नहीं करा। डी ऑप्शन ने सिर्फ इतना बताया कि लग्जरी गुड्स पे वो स्पेंडिंग करना बंद कर देंगे, कंक्लूजन से नहीं जोड़ा है इस असम्पशन को। दैट इज वाई ये गलत होगा, और बी जिसको हमने कंसिडर किया था विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड ऑन अनदर वन। तो स्टेटमेंट कहती है कि हमें रिड्यूस करना है ट्रैफिक कंजेशन। तो हम लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है, इसके चलते सिटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू इंपोज अ टोल टैक्स लगाएंगे ऑन व्हीकल्स एंटरिंग द सिटी सेंटर ड्यूरिंग द पीक आवर्स। तो पीक आवर्स में जो भी आपके रश आवर्स होते हैं, रश आवर्स में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, रश आवर्स में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक टोल टैक्स लगाने वाले हैं। अब इन सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है कि ट्रैफिक रिड्यूस करना है रश आवर्स में, इसलिए हम टैक्स लगाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन के अराउंड अगर आप सोचो, सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन के अराउंड सोचना है, दूर जाओगे, आउट ऑफ स्कोप सोचोगे तो फंस जाओगे। फॉलोइंग असम्पशन कौन सी यहां पर करेक्ट हो सकती है, लेट्स नोटिस। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्राउडेड है कि नहीं क्राउडेड है, इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही ये प्रेमिस कंक्लूजन के अराउंड बात कर रहा है। नेक्स्ट कहता है कि लोग प्रेफर करेंगे टोल टैक्स भर देना रादर देन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करेंगे, कि लोग कहेंगे अच्छा टैक्स चाहिए ले लो, लेकिन ट्रैफिक हम कम नहीं होने देंगे। तो अगर इस प्रॉब्लम से, टोल की प्रॉब्लम से, टोल टैक्स लगा के ट्रैफिक की प्रॉब्लम से अगर सुलझा ही नहीं जा सकता है, तो फिर उसके बाद ये लगाया क्यों जा रहा है। तो इसके लिए ये आपका मेन कंक्लूजन को किल कर रहा है, इसलिए गलत आंसर है। टोल का जो रेवेन्यू होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा इंप्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो टोल से रेवेन्यू आएगा उसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उससे बनाएंगे, उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, कंसिडर एक बार इसको कर सकते हैं। फिर भी डी क्या कहता है, जो टोल है वो रिड्यूस करेगा द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटरिंग द सिटी सेंटर। मिल गया आंसर। यहां पर डी इज द बेहतर आंसर, क्योंकि इसने सारी बात आपकी होलिस्टिकली कवर कर ली। कि यहां पर बोला ट्रैफिक की प्रॉब्लम से जूझना है, कैसे जूझे, कि रश आवर्स में, सिर्फ रश आवर्स में टैक्स लगा देते हैं। यह असम्पशन बिल्कुल सही है कि जब हम रश आवर्स में टैक्स लगाएंगे तो वो जो हमारा टैक्स होगा उससे हमारा ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा जो सिटी में घुसेगा। सो दैट इज द राइट बैंग ऑन असम्पशन फॉर अस। अगले सवाल पर चलते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है कि स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करिकुलम। स्कूल ने एक नया सिलेबस स्टार्ट किया है, न्यू करिकुलम।
नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है स्कूल ने जो फोकस करेगा क्रिटिकल थिंकिंग पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। क्या बात है, स्कूल में भी सीआर पढ़ाया जा रहा है, अभी हम भी आपको सीआर ही पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल वालों ने भी सोचा कि यार बच्चों के दिमाग में मेंटोर जिंदगी डालनी है, बच्चों को समझाना है कि कैसे चीजों को गुणाकार भागाकार और जोड़ाकार करके सोचा करो, कैसे चीजों को क्रिटिकली एनालाइज कर पाओ ताकि तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझा पाओ। तो स्कूल ने भी सोचा, इनफैक्ट बहुत रीजन एक ये भी है कि बच्चों को क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं होता। अब आपने क्योंकि क्लैट की तैयारी करनी है, क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपको ये नया नया सब्जेक्ट लगता है क्योंकि ये आज तक स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता। बट दिस सब्जेक्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सब्जेक्ट टेल्स यू हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन क्रिटिकली। और क्रिटिकली एनालाइज करना क्यों जरूरी है आज के इस फास्ट ट्रैक वर्ल्ड में? अगर आप अपने गेम में एस करना चाहते हैं तो सीआर के स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर ही बताया है, स्कूल ने भी यही सोचा कि एक काम करते हैं, बच्चों को सीआर का एजुकेशन देना शुरू करते हैं स्कूल्स में ताकि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आए, सीआर स्किल्स भी आए, नए करिकुलम में, नए सिलेबस में ऐसा करते हैं। इसके पीछे स्कूल की क्या अजम्पशन रही होगी? लेट अस कंसिडर। पहला ऑप्शन हमसे कहता है दैट स्टूडेंट्स अभी करंटली क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं स्कूल्स में। सोच सकते हैं बिल्कुल, तभी तो नया करिकुलम है और सीआर पढ़ाया जाएगा, इसका मतलब अभी तो बच्चे सीआर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। नया करिकुलम जो होगा वो इंजॉयबल होगा बच्चों के लिए। अब ये तो आप अपने दिल से ही पूछ लो कि आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता है। तो बच्चे इंजॉय करेंगे या बच्चे बोर हो जाएंगे, इसके बारे में हमको कैसे पता? बच्चों के ओपिनियन या बच्चों के दिल के बारे में हमें कैसे पता? तो ये तो क्लियर कट आउट ऑफ स्कोप है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो एसेंशियल हैं फ्यूचर में सक्सेस के लिए। फ्यूचर में सक्सेस के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्यूचर में, तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिली है इसके बारे में, टीचर्स को ट्रेनिंग मिली है कि नहीं मिली है, नो इंफॉर्मेशन इज देयर। अब क्योंकि यहां पर हम कंफ्यूज्ड हैं कि ए ज्यादा बेहतर आंसर है या सी, जब कभी भी ऐसे क्लोज कॉल्स आपके सामने आते हैं तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर टाइम वेस्ट हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं ऑप्शंस को बार बार री रीड करते रहते हैं। बार बार इन ऑप्शंस को री रीड करके आपका कोई भी सुलझाव नहीं होने वाला है प्रॉब्लम का, इनफैक्ट प्रॉब्लम बढ़ती है। तो रादर देन री रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, आप ये सोचो रिलेट करके कि कौन सा ऑप्शन मेरे मेन क्वेश्चन प्रेमिस कंक्लूजन से बेहतर रिलेट कर पा रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा कि स्कूल ने नया करिकुलम शुरू किया है ताकि हम फोकस कर पाए बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पर और बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर पर। तो यहां पर बच्चे अभी के लिए सीआर स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। इसी से ने बताया ना कि हम लोग सीआर नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि नया सिलेबस है और अब पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। सी ने कहा कि ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं बच्चों के फ्यूचर सक्सेस के लिए। तो फ्यूचर सक्सेस के लिए बच्चों के ये जरूरी है। माना ये बात ट्रू है, सी ट्रू है, लेकिन फ्यूचर सक्सेस करंटली आपके क्वेश्चन में कहीं डिस्कस नहीं हुआ। इतना बोला कि स्कूल ने नया सिलेबस डाला और बच्चे को सीआर पढ़ाएंगे, उससे बच्चे का फ्यूचर में भला होगा कि नहीं होगा ये सच तो है कि भला होगा, लेकिन पैराग्राफ ने कहीं पर भी फ्यूचर और सक्सेस के बारे में डिस्कस नहीं किया। Therefore, यहां पर A would be a better answer considering the question that is there. Hence, A is the correct answer कि बच्चों को अभी तो CR नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। तो सवाल हमसे कहता है कि जो कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो कंपनी ने एक नया प्लान डिवाइस किया है। व्हाट इज देयर प्लान? कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, वो पैसा लगाएंगे किस चीज में? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को, कंपनी ने सोचा कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एक काम करते हैं, ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। क्यों दें हम उनको ट्रेनिंग? ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो सके। टारगेट क्या है इसके पीछे? कि हम लोग ये जो पैसा लगा रहे हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इसके पीछे का हमारा टारगेट क्या है कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। अब उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहांस होगी तो कंपनी का भी भला होगा, कंपनी को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो अजम्पशन क्या है इसके पीछे ऑथर की? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल अजम्पशन। एम्प्लॉयज करंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं।
अब इनहैंस करनी है परफॉर्मेंस, इंप्रूव करनी है ओवरऑल परफॉर्मेंस। करंटली वो लोग अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो और बढ़ाना चाहते हैं परफॉर्मेंस को, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव रहेंगे, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव हो सकते हैं। कंपनी के पास बजट है कि वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कंपनी के पास बजट है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है कि कंपनी के पास बजट है। एम्प्लॉयज आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज के मन में है कि आओ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलो पार्टिसिपेट करते हैं। एम्प्लॉयज के मन की हम क्या कह सकते हैं, तो डी हैज टू बी एलिमिनेटेड। बचता है अपने पास बी और सी। तो बी कहता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इफेक्टिव होंगे। अब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और क्यों इन्वेस्ट कर रही है, पैसा लगा रही है कंपनी, क्योंकि वो चाहती है ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो कंपनी ने जब पैसा लगाने की सोची थी, इन्वेस्ट करने की सोची थी, तो इतनी कैलकुलेशन तो रही होगी कंपनी की कि यार इफेक्टिव होगी, चाहे 100% इफेक्टिव ना हो, लेकिन कुछ इंप्लॉय तो सीखेंगे, कुछ इंप्लॉय तो अच्छी परफॉर्मेंस लेके आएंगे, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बी आपका यहां पर सही आंसर में जाएगा। सी ने कहा कि कंपनी के पास बजट है इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी के पास बजट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका परफॉर्मेंस से कहीं रिलेट नहीं कर पा रहा है, दैट इज व्हाई बी वुड बी द बेटर आंसर इन कंपैरिजन टू सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। एक रीसेंट स्टडी हुई जहां पर यह पता चला कि जो भी इंप्लॉइज हु वर्क रिमोटली, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बेसिकली जो वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं, जितने भी इंप्लॉइज हु वर्क रिमोटली आर 20% मोर प्रोडक्टिव, वो लोग 20% ज्यादा प्रोडक्टिव हैं देन दोज हु वर्क इन द ऑफिस। तो मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है वर्क फ्रॉम होम वालों का, उनका 20% बेटर है परफॉर्मेंस, अगर हम कंपेयर करें किनसे, ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय से। जो लोग ऑफिस से काम करते हैं, सो हाइपोथेटिकली ऑफिस के एम्प्लॉइज अगर हैं, अगर उनकी एक्यूरेसी निकल रही है 8 आउट ऑफ 10, तो इनकी निकल रही है 20% ज्यादा, ये 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से 20% ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम वाले एम्प्लॉइज। देयरफॉर कंपनीज को अडॉप्ट करना चाहिए रिमोट वर्क पॉलिसीज, ताकि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। क्यों? क्योंकि 20% इंक्रीज हमने देखा, तो हम बोल रहे हैं कंपनी को सजेस्ट कर रहे हैं कि यार इसलिए तुम लोग भी क्या करो, बचे हुए वालों की भी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए उनको भी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज देना शुरू करो। क्या है इसके पीछे की असम्पशन, लेट अस अंडरस्टैंड। पॉसिबल असम्पशन क्या हो सकती है, रिमोट वर्क इज फीजिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब। अब रिमोट वर्क सारे के सारे जॉब्स के लिए ओके है, सारे के सारे जॉब्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, हमें नहीं पता, क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। सारे के सारे फील्ड्स में वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये क्लियर कट गलत आंसर में जा रहा है। एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वो ज्यादा देर काम कर पाते हैं घर में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम भी तो बचता है यहां पर, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। क्यों प्रोडक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादा देर काम कर पाते हैं आराम से, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो इंक्रीज हो रही है प्रोडक्टिविटी, वो डायरेक्टली हो रही है रिमोट वर्क की वजह से। तो प्रोडक्टिविटी में डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है रिमोट वर्क की वजह से, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उनकी भी इंहांस हो रही है जो ऑफिस से काम कर रहे हैं। तो उनके इंक्रीज करने का क्या रीजन है, फिर उनकी क्यों इंहांस हो रही है? या तो उनकी जीरो पे होती। तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या पता टाइम कम हो रहा है, ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, दैट कुड बी द डायरेक्ट रीजन। टाइम ज्यादा दे पा रहे हैं, दैट कुड बी द रीजन। तो ये यहां पर गलत आंसर होगा। कंपनीज का पैसा बचेगा जब वो बाय रिड्यूसिंग द ऑफिस स्पेस, कंपनी का पैसा बचेगा जब वो ऑफिस स्पेस रिड्यूस कर लेंगे। अब कंपनी का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा हमें नहीं पता, क्या पता कंपनी माना एम्प्लॉइज को तो घर बिठा रही है, लेकिन जो रेंट है, जो बेसिकली आपके फिक्स कॉस्ट हैं, फिक्स ऑपरेशंस हैं, उनका कॉस्ट तो फिर भी कंपनी को देना पड़ेगा। तो कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, कंपनी पैसा बचाएगी कि नहीं बचाएगी, वो यहां पर रिलेटेबल नहीं है विद योर मेन क्वेश्चन। Henceforth, B has to be correct answer, जिसने बोला था कि एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वो लंबे घंटे काम कर पाते हैं घर से, इसलिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है। अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन, तो यहां पे आपसे पैसेज क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। सिटी काउंसिल ने प्रपोज किया है
बिल्डिंग अ न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट एंड बूस्ट लोकल इकोनॉमी। तो एक प्लान प्रपोज किया गया है यहां पर। वो प्लान कहता है कि हम लोग नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्ड करेंगे ताकि अट्रैक्ट कर पाए टूरिस्ट एंड बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। तो दो रीजंस हैं इसके, हमें न्यू स्पोर्ट्स एरिया बनाना है, जैसे कॉमनवेल्थ के टाइम पे हमारा पूरा खेल गांव बनाया गया था। न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसके दो रीजंस हैं। एक तो हम चाह रहे हैं इकोनॉमी या आपका जीडीपी बढ़े, और दूसरा क्या होगा, इससे टूरिस्ट भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट होंगे कि जब कोई मैचेस होंगे, उन नए वाले स्पोर्ट्स वाले जो ग्राउंड्स हैं, जब वहां पर मैचेस वगैरह होंगे तो नया अच्छा ग्राउंड बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आएगी ना देखने। तो हो सकता है अब्रॉड से भी लोग क्रिकेट वगैरह देखने आ जाए। इंडिया का मैच है सपोज ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस आ गए मैच देखने, या बहुत सारे दूसरे कंट्री के लोग आ जाएंगे मैच देखने। तो टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो अपने साथ पैसा लाएंगे, पैसा लाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी उस केस में। तो यहां पर पूछा गया है कि अजम्पशन क्या है इस पूरी बात के पीछे, व्हाट इज द अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ द ऑथर। सो लेट अस अंडरस्टैंड। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपसे कि टूरिस्ट आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द सिटी फॉर इट्स स्पोर्ट्स फैसिलिटी। टूरिस्ट इंटरेस्टेड हैं उन वाली सिटीज को विजिट करने में जिनमें अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती है। कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल सब चीजों को, अगर हम लोग ब्रिज मेथड से कनेक्ट करें तो यहां पर फर्स्ट फिट बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो टाइमली कंप्लीट होगा और बजट में कंप्लीट होगा। तो जो टाइम है और जो पैसा है ये उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है कि बनाने में बिल्कुल सही टाइम पे खत्म हो जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट बजट में भी सारा काम हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, पैसा कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, इसके बारे में पैराग्राफ में तो कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। अब क्योंकि नहीं थी तो ये आपका क्लियर कट एलिमिनेटर होना चाहिए। लोकल इकोनॉमी जो है वो अभी के टाइम पे स्ट्रगल कर रही है, जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, भूखमरी हो रही है, मारामारी चल रही है। ऐसी जो सिचुएशंस हैं, ऐसे जो प्लाइट हैं, ये पैसेज ने डिस्कस नहीं करे, हेंस ये आपका गलत आंसर में जाएगा। मूविंग अहेड ऑन अनदर वन, लेट्स अंडरस्टैंड। डी की बात करते हैं। डी यहां पे क्या कह रहा है, द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल नॉट नेगेटिवली इंपैक्ट द एनवायरमेंट। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो एनवायरमेंट पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। वो एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, वो एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। वो एनवायरमेंट पे एग्जैक्टली क्या अफेक्ट करेगा वो तो हमें पता ही नहीं है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं है। तो डी भी इस केस में आपका एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर अपने पास बचा था ए, जिसको हमने शॉर्टलिस्ट किया था कि टूरिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं उन शहरों में जाने के लिए जहां पर अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटी होते हैं। क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि मेरे को यहां पर ऊपर दिखा कि नया प्लान है, अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो टूरिस्ट आएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यहां पर सभी चीजों को अगर आप ब्रिज मेथड से प्रॉपरली कनेक्ट करो तो ए इज द बेस्ट असम्पशन दैट फिट्स हियर। अगले सवाल पर चलते हैं। Now this question is asking us, let us understand what the information is there in the question. एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सके और इंप्रूव कर सके अपनी पब्लिक इमेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जनरली होता है जैसे सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका टाइडल एनर्जी हो जाता है, जियोथर्मल एनर्जी हो जाता है। बहुत सारे टाइप की एनर्जी हैं जिनको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये आपके एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं, जहां पे आपका पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो कंपनी ने भी सोचा कि एक काम करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब होंगे, इससे क्या होगा, एक तो हम एनवायरमेंट का भला करेंगे। रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है कि ये कंपनी एनवायरमेंट के साथ अच्छा कर रही है, कार्बन फुटप्रिंट अच्छा होगा, इसका सही होगा,
तो एनवायरमेंट का भला होगा, एनवायरमेंट का भला होगा तो साथ साथ मार्केट में हमारी जो इमेज है वो भी इंप्रूव होगी। इंप्रूव का मतलब है इस टाइम पे जो है उससे अच्छी बन जाएगी मार्केट इमेज, रेप्यूटेशन, धाक। इन सब बातों के पीछे ऑथर की क्या अजम्पशन रही होगी, लेट अस अंडरस्टैंड। तो पहले ऑप्शन पर चलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं या वो महंगा सौदा होते हैं, इसके बारे में पैसेज ने फिलहाल तक तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कॉस्ट के बारे में, पैसे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। पब्लिक वैल्यूज कंपनी जो सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करती हैं, पब्लिक, जनता जनार्दन उन कंपनीज की इज्जत करती है, उन कंपनीज को वैल्यू और तवज्जो देती है जो कंपनीज एनवायरनमेंट की रक्षा करती हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बहुत ही ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है आपका एनवायरमेंटल लॉ का, कि जो कंपनी सस्टेनेबिलिटी को प्रेफरेंस देती हैं, पब्लिक भी उनकी जय जयकार करती है। तो जय जयकार करती है बोला गया है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई है। इन्होंने बोला हमारा कार्बन फुटप्रिंट हम कम कर लेंगे, लेकिन कम कर लेंगे का ये मतलब नहीं है, सपोज 10 पे है तो हम करेंगे तो हम शायद 5 पे आ जाएंगे, लेकिन 10 जो लेवल है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता ज्यादा हाई लेवल 15 हो, 12 हो, कितना भी हो। तो करंट वाला लेवल जो है वो बहुत हाई है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नो प्रेमिस, नो कंक्लूजन, एलिमिनेटेड। रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल, बहुत रेडिली अवेलेबल है कंपनी के रीजन में, मतलब कि रेन्यूएबल सोर्सेज पे जाने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये पूरा सौदा जो है वो केक वॉक बन जाएगा कंपनी के लिए, बटर स्मूथ बन जाएगा, क्योंकि सोर्सेज आराम से अवेलेबल हैं कंपनी के आसपास। टाइडल एनर्जी भी अवेलेबल है, उनके पास सोलर एनर्जी भी अवेलेबल है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो बहुत आसान सौदा हो जाएगा। इसके लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आउट ऑफ स्कोप, अनरिलेटेड ऑप्शन। तो यहां पर अपने साथ बी हमने यहां पर शॉर्टलिस्ट किया था, बी बेटर आंसर है। एक चीज का खास ध्यान रखिए, हमेशा ऑप्शंस को बहुत थॉरोली ग्रिल करिए। इनकरेक्ट आंसर क्योंकि इनकरेक्ट है तो अपने साथ कुछ ना कुछ तो इनकरेक्ट शब्द लेके आएगा, आपको बस वो पारखी नजर देखनी है जो उन करेक्ट वर्ड्स को पहचान ले और हम ग्रिलिंग मेथड से उस आंसर को एलिमिनेट करें। एलिमिनेशन से जाओगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर पर पकड़े जाओगे। अगर आप आंसर्स ढूंढने की तरफ भागोगे तो आपको सारे बकवास आंसर्स भी सही आंसर्स लगेंगे। सो ऑलवेज बी केयरफुल एंड अप्लाई द ग्रिलिंग टेक्निक थॉरोली। अगले सवाल पर चलते हैं। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट हमसे क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। एक स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया प्रोग्राम, नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया स्कूल ने टू टीच द स्टूडेंट्स फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे पहले वाले में हम सीआर बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो यहां पर हम बच्चों को बताएंगे फाइनेंशियल लिटरेसी, बच्चों को बताएंगे अकाउंट्स वगैरह कैसे संभालने हैं, बैंक में अकाउंट्स कैसे खोलते हैं, व्हाट इज एक्जैक्टली फाइनेंसेस। तो फाइनेंशियल नॉलेज हम बच्चों को देंगे जिससे कि बच्चों को हेल्प आउट होगा टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस इन फ्यूचर। तो यहां पर स्कूल का क्या प्लान है कि बच्चों को हम फाइनेंसेस का ज्ञान देंगे, बच्चों को हम फाइनेंसेस का नॉलेज देंगे, फाइनेंसेस का ज्ञान देंगे। इससे क्या है, बच्चे फ्यूचर में हेल्प देम बेटर डिसीजंस, इससे बच्चे फ्यूचर में बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। अब क्योंकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि नया स्कूल ने पॉलिसी लिया कि हम फाइनेंशियल नॉलेज देंगे, उससे बच्चा फ्यूचर में बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेके आ पाएगा, इस बात के पीछे ऑथर का क्या अजम्पशन रहा होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला, स्टूडेंट्स को करंटली अभी नहीं मिल रहा है एडिक्वेट फाइनेंशियल एजुकेशन, अभी के टाइम पे बच्चों को प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिल रहा है। यस, कंसिडर कर सकते हैं, तभी स्कूल ने सोचा कि चलो यार ठीक है पढ़ाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी की फैक्टर होता है ताकि साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस हम बना सके। अब ये यहां पर ज्यादा बेहतर हो गया ए से, क्योंकि इसने सारी बातें कवर कर ली, इसने आपका कंक्लूजन भी कवर कर लिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी, बच्चों को फाइनेंशियल ज्ञान हमें देना चाहिए ताकि बच्चे
फ्यूचर में अच्छा डिसीजन बना पाए, तो फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है ताकि बच्चे फ्यूचर में अच्छे डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए। तो बी को कंसिडर कर सकते हैं। सी क्या कहता है देख लेते हैं। सी ने कहा प्रोग्राम को पढ़ाएंगे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स। अब हमने ये तो बोल दिया है कि हमने प्रोग्राम शुरू करा है, अब इस प्रोग्राम के लिए जो हम टीचर लेके आएंगे वो टीचर अच्छे वाले होंगे या क्या पता बकवास टीचर हो, हमें नहीं पता। ऑल्दो हर गुरु अच्छा ही होता है, लेकिन वो बच्चों को क्वालिफाइड वाले हम लेके आए या ना लेके आए, क्या पता हम स्कूल के टीचर से ही बच्चों को पढ़ा दें। तो हम क्वालिफाइड टीचर्स लाने वाले हैं कि नहीं लाने वाले हैं, ये नॉर्मल जिंदगी में सही हो सकता है, क्योंकि लाएंगे तो क्वालिफाइड लाएंगे। लेकिन पैराग्राफ ने नहीं बताया कि क्वालिफाइड वाले लाएंगे या अनक्वालिफाइड वाले लाएंगे, तो गलत। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या पेरेंट्स ने रिजेक्ट किया ये आइडिया। तो यहां पर बी बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिटी ने डिसाइड किया कि वो बैन करेंगे। क्या बैन करेंगे? दे विल बैन द कार्स फ्रॉम इट्स डाउनटाउन एरिया। डाउनटाउन एरिया होता है आपका पूरा वो मार्केट एरिया जहां मॉल होता है, पार्किंग होती है, सब कुछ होता है, तो आसपास पूरा मार्केट एरिया होता है, वो पूरा डाउनटाउन एरिया कहलाता है। तो इन्होंने कहा कि वहां पे ना गाड़ियों का एंट्रेंस बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? जैम हो जाता होगा, शायद क्राउडेड हो जाता होगा। कि उनका क्या रीजन है? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है नंबर 1, और एरिया को ज्यादा पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाना है, ताकि वहां पर लोग आराम से वॉक करके मार्केट जा पाए। गाड़ियां होती है तो भीड़ भड़क्का हो जाता है, पी पी हॉन्किंग होती है। तो बेसिकली कार्स को करना है बैन। बैन करने का 2 रीजंस है। मार्केट मतलब डाउनटाउन एरिया से नंबर 1 हमने पोल्यूशन को खत्म करना है, वहां पर लोगों को चलते चलते जो भी है पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है, पोल्यूशन को कम करना है, और पेडेस्ट्रियंस का भला करना है। पेडेस्ट्रियंस के लिए अच्छा करना है कि जो लोग मार्केट में वॉक कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस का मतलब है जो पासर वॉकर बाइज हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा करना है, इसलिए गाड़ियों को बंद करते हैं एंटर करना। कहां पर? डाउनटाउन एरिया में। डाउनटाउन एरिया होता है आपका मार्केट प्लेस, पूरा एरिया जो मेजर मार्केट एरिया होता है। अब कौन सी असम्पशन यहां पर सही हो सकती है? पहला कहता है कार्स प्राइमरी सोर्स है एयर पोल्यूशन का डाउनटाउन एरिया में, कर सकते हैं, कार्स ही प्राइमरी रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि हमने बोला है कि कार्स अगर बैन हो गई तो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा यार, सीधा सीधा, क्योंकि डायरेक्टली कार्स के बैन होने से पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंसिडर कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सफिशिएंट है कि वो लोगों के नीड्स ऑफ रेजिडेंट्स और विजिटर्स के नीड्स को मीट कर पाए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगेन कितना सफिशिएंट है, कितना पर्याप्त है, कितना सही है, कितना नहीं है, इसके बारे में नो आइडिया इज गिवन टू अस। द बैन विल नॉट नेगेटिवली इंपैक्ट ऑन लोकल बिजनेस। बैन से लोकल बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लोकल बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नो इफेक्ट होगा, मेजर इफेक्ट होगा, नो इंफॉर्मेशन गिवन, गलत आंसर। पेडेस्ट्रियंस प्रेफर करते हैं कार फ्री जोन। पेडेस्ट्रियंस कार फ्री जोन्स प्रेफर करते हैं कि नहीं? अगेन उनके दिल की हमको नहीं पता, क्या पता आधे पेडेस्ट्रियंस वहां गाड़ी पार्क करके खुद वॉक करना प्रेफर करते हो। तो पेडेस्ट्रियंस क्या प्रेफर करते हैं? नो आइडिया अबाउट इट। ए को हमने यहां कंसिडर किया था, और ए इज द करेक्ट आंसर कि कार्स प्राइमरी सोर्स है पोल्यूशन का, तो जैसे ही हमने कार बैन करी हमने पोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। सो इस केस में ए वुड बी द बेस्ट बेट। अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कह रही है, लेट अस अंडरस्टैंड। कंपनी ने डिसाइड किया है, कंपनी हैज डिसाइडेड कि वो आउटसोर्स करेंगे इट्स कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, जितने भी कस्टमर को वो सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक कस्टमर सपोर्ट इंजन। तो कस्टमर सर्विसेज ऑपरेशन जो है उसको वो आउटसोर्स कर देंगे, मतलब किसी और कंपनी को दे देंगे अपना काम, बदले में उनको पैसे देंगे इस चीज के, आउटसोर्स कर देंगे ताकि वो क्या कर पाए, टू रिड्यूस द कॉस्ट। हो सकता है इसका मतलब अपनी कंपनी के लोगों से करा रहे हो तो ज्यादा पैसे लग रहे हो, आउटसोर्स में ये काम सस्ते में हो जाएगा। अक्सर ऐसे करती हैं आपके अब्रॉड कंट्रीज, वो इंडिया में अपने काम को आउटसोर्स करती हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर थोड़ा कम है, उनका काम सस्ते में हो जाता है, तो वो कॉस्ट रिड्यूस करती हैं और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी परफेक्ट इन आवर जॉब्स। तो हमने क्या सोचा है, कंपनी ने क्या सोचा है कि आउटसोर्स का चलो प्लान बनाते हैं। इस आउटसोर्स के प्लान से अपने 2 बेनिफिट हो जाएंगे, एक तो अपना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, अपनी कॉस्ट कम हो जाएगी, और साथ के साथ एफिशिएंसी और ज्यादा निकल के आएगी। एफिशिएंसी निकल के आएगी का मतलब है, इसका मतलब है अभी के हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है काम से और वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये काम अगर हमने बाहर दे दिया, बाहर किसी और से करा लिया, तो कॉस्ट में भी सस्ता पड़ रहा है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है।
तो इन सब बातों के पीछे क्या रही होगी ऑथर की पॉसिबल अजम्पशन, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला कहता है आउटसोर्सिंग विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। आउटसोर्स से क्वालिटी नहीं खराब होगी, मतलब क्वालिटी पे कोई भी शक करने की बात नहीं है। अगर आउटसोर्स दिया हमने, क्वालिटी वैसी ही मेंटेन रहेगी। बिल्कुल ठीक है, सोच सकते हैं ये बात, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एफिशिएंसी इफेक्टिव भी है, तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर हमने किसी और से अपना काम करवाया, डेलीगेट कर दिया मैंने अपना काम, तब भी बढ़िया काम होगा, कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के जो करंट कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस हैं वो अपने आप में इनएफिशिएंट हैं। जो अभी वाले कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस चल रहे हैं वो अभी के लिए यहां पर इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट का मतलब है बकवास है। इनएफिशिएंट वर्ड ने बोल दिया करंट वाले बकवास चल रहे हैं। अब करंट वाले बकवास हैं, ये बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि पैराग्राफ ने बोला था एफिशिएंसी और इंप्रूव होगी और अच्छी हो जाएगी। जितने अभी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और अच्छा कर देंगे। अभी बिल्कुल बकवास काम चल रहा है, ये यहां पर गलत आंसर में जाएगा। आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है दैन मेंटेनिंग द इन हाउस ऑपरेशन, ये बिल्कुल सही है। ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि आउटसोर्सिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन इसने सेकंड ऑप्शन नहीं कंसीडर किया, सी ऑप्शन ने, कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर के पास गुड रेप्यूटेशन है, जिसको हम ये काम सौंपने वाले हैं उसकी मार्केट में बड़ी जय जयकार है, उसकी मार्केट में बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है। तो आप भी सोचेंगे कि मैम हाँ, इस बारे में तो हमको कोई आइडिया नहीं है कि जिससे काम करवाने वाले हैं उसकी जय जयकार है या उसकी बदनामी चल रही है, तो ये भी गलत है। यहां पर हम लोग क्लियर कट ए को बेस्ट बेट ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू सी, क्योंकि सी ने सिर्फ इतना बोला आउटसोर्सिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये रेपिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो पैसेज ने कहा। आपको ऐसी चीज निकालनी है जो अजम्पशन है, जो पैसेज में गिवन नहीं है। तो पैसेज में क्या चीज गिवन नहीं थी? वो अजम्पशन, वो कड़ी जो इन सारी बातों को आपस में जोड़ रही है, वो कड़ी है आपकी ऑप्शन नंबर ए में, जिसने कहा कि आउटसोर्सिंग अगर हम करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, साथ के साथ हम कस्टमर्स के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, कस्टमर्स को बढ़िया काम मिलेगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रो नहीं आएगा। देयरफॉर ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। So these were the questions that we have practiced today. Always remember कि जब कभी भी आप assumptions को निकाल रहे हैं तो वो हमेशा आपकी ट्रिगर करनी चाहिए प्रेमिस और कंक्लूजन के इर्द गिर्द। इनके अलावा अगर आप सोचेंगे तो वो नॉर्मल जिंदगी में हम सोचते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हमें क्रिटिकल रीजनिंग में नहीं सोचना होता है। हमें सोचना है प्रेमिस और कंक्लूजन के वर्ल्ड के अराउंड। इसीलिए जब जब assumption करें तो ब्रिज मेथड स्ट्रैटेजी को थॉरोली अप्लाई करें। आने वाले सेशन में पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक। आज की क्लास को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।